नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, सुश्रुत के बारे में। वो हस्ती जिनके ज्ञान और कौशल ने, आप सोचिए, हजारों साल पहले चिकित्सा, खासकर सर्जरी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। एक ऐसा नाम जो आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल। सुश्रुत और उनका महान काम, सुश्रुत संहिता, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है। सही कह रहे हैं आप। ये वो गहरा ज्ञान है जिसकी जड़ें आज भी चिकित्सा विज्ञान में महसूस की जा सकती हैं। आज हम इसी ज्ञान के कुछ खास पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं, कौन थे सुश्रुत? हम किस दौर की, किस जमाने की बात कर रहे हैं? कितना पुराना है ये सब? देखिए, सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे, लेकिन सिर्फ चिकित्सक नहीं, वो एक बहुत कुशल सर्जन और शिक्षक भी थे। हाँ, उनके समय को लेकर थोड़ी बहस जरूर है विद्वानों में। कुछ उन्हें 800 से 600 ईसा पूर्व का मानते हैं, तो कुछ स्रोत उन्हें 600 ईस्वी तक भी ले जाते हैं। पर ज्यादातर विद्वान और आम सहमति, आप कह सकते हैं, यही है कि वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 बीसी के आसपास हुए थे। 600 बीसी? ईसा से भी 600 साल पहले? वाओ। और उनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? कहाँ रहते थे वो? प्राचीन काशी, जिसे आज हम वाराणसी या बनारस कहते हैं। काशी, आपको पता ही है, उस जमाने में ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। सुश्रुत वहीं आयुर्वेद की जो समृद्ध परंपरा थी उससे जुड़े थे। और उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, और क्या हमें ये पता है कि उनके गुरु कौन थे? उन्हें भारत में शल्य चिकित्सा का जनक इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सर्जरी को एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। बिखरा हुआ ज्ञान तो शायद पहले भी रहा हो, पर उन्होंने उसे संकलित किया, सिद्धांत दिए, प्रक्रियाएं बताईं। जहां तक गुरु की बात है, तो पारंपरिक कथाओं के अनुसार वो दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास? हाँ, दिवोदास। वो खुद काशी के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शायद शासक भी थे, जिनका जिक्र बौद्ध जातक कथाओं में भी मिलता है। कुछ पौराणिक मान्यताएं उन्हें धन्वंतरी का वंशज या उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाला भी मानती हैं, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में, जैसा हम जानते हैं, चिकित्सा का देवता कहा जाता है। वैसे सुश्रुत नाम का अर्थ भी बहुत दिलचस्प है। सु मतलब अच्छा और श्रुत मतलब सुना हुआ। तो एक मतलब हुआ जिसने अच्छी तरह सुना या सीखा हो, या फिर जो बहुत प्रसिद्ध हो। चलिए अब उनके सबसे बड़े योगदान सुश्रुत संहिता पर आते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये ग्रंथ आखिर है क्या, और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? ये आयुर्वेद के 3 सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशनल टेक्स्ट्स में से एक है, जिन्हें बृहत्त्रयी कहते हैं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम। तो इस संहिता में ऐसी क्या खास बात है जिसने इसे इतना महान बना दिया? क्या अलग था इसमें? इसकी ऐतिहासिक महत्ता इसलिए असाधारण है क्योंकि इसमें शल्य चिकित्सा की शिक्षा कैसे दी जाए, उसके लिए जरूरी उपकरण कौन से हैं, और सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाओं का इतना व्यवस्थित और बारीक वर्णन है, जो उस प्राचीन काल के हिसाब से, आप सोचिए, अद्वितीय था। इसमें सर्जरी को चिकित्सा की एक प्रमुख, और सुश्रुत शायद इसे सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानते थे। ये सिर्फ नुस्खे नहीं थे, ये एक पूरा सिस्टम था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में सदियों तक सर्जरी पर ऐसा कोई व्यापक ग्रंथ नहीं लिखा गया था जो इसकी बराबरी कर सके। क्या इसकी कोई बहुत पुरानी पांडुलिपि, कोई ओरिजिनल कॉपी जैसी चीज आज भी मौजूद है? हाँ, ये भी एक बहुत अद्भुत बात है। सबसे पुरानी ज्ञात पांडुलिपि नेपाल की कैसर लाइब्रेरी में सुरक्षित है। KL 699 उसका कोड है। नेपाल में? वाओ। हाँ, और ये ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। इसकी कार्बन डेटिंग लगभग 878 ईस्वी की बताई जाती है। 878 AD, यानी 9वीं सदी में लिखी गई कॉपी। जी, सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी कॉपी आज भी हमारे पास है। ये अपने आप में कमाल है। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, तो इस विशाल ग्रंथ की संरचना कैसी है? स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या विषय शामिल है? ये ग्रंथ बहुत ही व्यवस्थित है। इसमें कुल 186 अध्याय हैं, जिन्हें 6 मुख्य खंडों या स्थानों में बांटा गया है। 6 खंड? कौन कौन से? हाँ, 6 स्थान। पहला है सूत्र स्थान। इसमें सामान्य सिद्धांत है, चिकित्सा की नैतिकता क्या होनी चाहिए, एक सर्जन की ट्रेनिंग कैसी हो, कौन से उपकरण चाहिए, उनका रखरखाव कैसे करें, ये सारी बुनियादी बातें। दूसरा है निदान स्थान। इसमें विभिन्न रोगों के निदान,
यानी डायग्नोसिस और उनके कारणों पर चर्चा है। तीसरा, शारीर स्थान। ये शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी और भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी पर केंद्रित है। अच्छा, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी भी। जी हाँ। फिर चौथा है चिकित्सा स्थान। इसमें विभिन्न रोगों के इलाज और खास तौर पर सर्जिकल प्रक्रियाओं का बहुत विस्तृत वर्णन है। पांचवा है कल्प स्थान। ये विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित है, मतलब जहर और उनके इलाज। और छठा है उत्तर तंत्र। ये एक तरह का परिशिष्ट या अपेंडिक्स जैसा है, जो शायद बाद में जोड़ा गया। इसमें आंख, कान, नाक, गले के रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक्स, स्त्री रोग, गायनेकोलॉजी और यहाँ तक कि कुछ मनोरोग जैसी स्पेशलिटीज को भी शामिल किया गया है। माना जाता है कि पहले 5 खंड मूल सुश्रुत या उनके स्कूल की देन है और उत्तर तंत्र संभवतः बाद में नागार्जुन नामक किसी अन्य लेखक द्वारा जोड़ा गया। हालांकि ये वो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन नहीं है, ये कोई और थे। ये तो सच में बहुत व्यापक लगता है, मतलब पूरा मेडिकल सिलेबस ही हो गया एक तरह से। सामग्री कितनी विस्तृत है, कंटेंट कितना डिटेल्ड है। ओ, बहुत ज्यादा विस्तृत। आप अंदाजा लगाइए, इसमें 1100 से ज्यादा बीमारियों का जिक्र है। 1100? हाँ, 700 से ज्यादा औषधीय पौधों के गुण और उपयोग बताए गए हैं। 64 खनिज आधारित और 57 पशु आधारित दवाओं को बनाने की विधियां दी गई हैं। ये बुनियादी सिद्धांतों से लेकर निदान, शरीर रचना, उपचार, दवाइयाँ और जहर विज्ञान तक सब कुछ कवर करता है। अगर हम चरक संहिता से तुलना करें, जो आयुर्वेद का ही एक और महान ग्रंथ है। हाँ, चरक संहिता तो जनरल मेडिसिन के लिए ज्यादा जानी जाती है ना। बिल्कुल। चरक संहिता सामान्य चिकित्सा पर ज्यादा केंद्रित है, जबकि सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी पर असाधारण जोर और विस्तार है। ये इसकी खासियत है। इसकी भाषा और दर्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या इसमें कोई धार्मिक या दार्शनिक प्रभाव दिखता है? हाँ बिल्कुल, ये ग्रंथ शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों की शब्दावली का प्रयोग मिलता है, जैसे नारायण, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र जैसे देवताओं का उल्लेख है। साथ ही सांख्य और वैशेषिक जैसे जो भारतीय दर्शन है, उनकी शब्दावली और अवधारणाएं भी मिलती हैं, जैसे प्रकृति, पुरुष, तत्व वगैरह। कर्म, आत्मा, ब्रह्म जैसे विषयों पर भी बीच बीच में चर्चा आती है। कुछ विद्वान इसमें बौद्ध धर्म के प्रभाव की भी बात करते हैं, खासकर कुछ दवाओं और उपचारों में समानता के आधार पर, लेकिन ये विषय थोड़ा विवादास्पद है। कुल मिलाकर ये ग्रंथ उस दौर के धार्मिक और दार्शनिक परिवेश को तो दर्शाता ही है, लेकिन साथ ही इसमें अवलोकन और तर्क पर आधारित एक वैज्ञानिक सोच भी स्पष्ट दिखती है। ये संतुलन बहुत दिलचस्प है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सर्जरी। Here's where it gets really interesting. सुना है सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी थी, खासकर राइनोप्लास्टी, जिसका मतलब होता है आकार देना या ढालना। सुश्रुत असल में मानव ऊतकों को ही नया आकार दे रहे थे, उन्हें ढाल रहे थे। हाँ, और उनकी सबसे मशहूर तकनीक नाक का पुनर्निर्माण यानी राइनोप्लास्टी, इसे नासा संधान भी कहा गया है ना? सही, नाक का पुनर्निर्माण, राइनोप्लास्टी या नासा संधान। देखिए, प्राचीन भारत में कुछ अपराधों जैसे व्यभिचार या चोरी या फिर कभी-कभी युद्ध में हार जाने पर सजा के तौर पर नाक काट दी जाती थी। ओह, ये तो भयानक सजा थी। हाँ, तो सुश्रुत ने इस समस्या का एक अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने माथे की त्वचा का एक हिस्सा, जिसे स्ट्रैप कहते हैं, इस्तेमाल करके नई नाक बनाने की एक बहुत उन्नत तकनीक विकसित की। बाद में जब अंग्रेजों ने इसे भारत में देखा तो इसे इंडियन मेथड का नाम दिया। ये तकनीक काम कैसे करती थी? प्रक्रिया क्या थी? थोड़ा विस्तार से बताइए। तरीका बहुत सुनियोजित था। सबसे पहले जितनी नाक बनानी है उसके आकार का एक पत्ता लेते थे, उसे माथे पर रखकर निशान बनाया जाता था। पत्ते से? हाँ। फिर माथे की त्वचा को इस तरह काटा जाता था कि उसका एक सिरा, मतलब पेडिकल, जुड़ा रहे, जिससे खून का दौरा, ब्लड सप्लाई बना रहे। इसे पेडिकल फ्लैप कहते हैं। फिर इस त्वचा के फ्लैप को सावधानी से नीचे घुमाकर कटी हुई नाक की जगह पर लाया जाता था। अच्छा, मतलब ट्विस्ट करके नीचे लाते थे। और उस पे खास औषधीय लेप लगाए जाते थे ताकि वो ठीक से जुड़ जाए और संक्रमण ना हो। कुछ मामलों में गाल की त्वचा से फ्लैप बनाने का भी जिक्र मिलता है, जिसे चीक फ्लैप कहते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ये बुनियादी तकनीक
यानी स्थानीय त्वचा फ्लैप का इस्तेमाल आज भी आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी में थोड़े संशोधनों के साथ इस्तेमाल होती है। सच में आज भी? जी हाँ, और जैसा मैंने पहले कहा, 18वीं 19वीं सदी में भारत आए ब्रिटिश सर्जनों ने स्थानीय चिकित्सकों को ये करते हुए देखा, इसकी बारीकियां सीखीं और फिर इसे यूरोप लेकर गए। जोसेफ कॉन्स्टेंटीन कारपुए नाम के एक सर्जन थे। उन्होंने 1814 में लंदन में पहली बार इस भारतीय पद्धति से सफलतापूर्वक नाक का पुनर्निर्माण किया था। कमाल है, यानी हजारों साल पुरानी एक तकनीक आज भी जिंदा है और उपयोगी है। अच्छा, आंखों की सर्जरी के बारे में क्या मोतियाबिंद का भी इलाज था उनके पास? कैटरैक्ट, हाँ, मोतियाबिंद जिसे आयुर्वेद में लिंगनाश कहा गया है, उसके इलाज के लिए खूचिंग नामक तकनीक का बहुत विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। खूचिंग, ये क्या होता है? इसमें खास तरह की नुकीली, थोड़ी घुमावदार सुई होती थी जिसे शलाका कहते थे। उसका इस्तेमाल किया जाता था। इस सुई से आंख के अंदर जाके जो लेंस धुंधला पड़ गया है उसे धीरे से नीचे की ओर आंख के पिछले हिस्से में, मतलब विट्रियस कैविटी में धकेल दिया जाता था। अच्छा, मतलब लेंस को हटाया नहीं, बस रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल। इससे रोशनी के रास्ते में आ रहा अवरोध हट जाता था और मरीज को कुछ हद तक दिखना शुरू हो जाता था। देखिए, ये पूरी तरह से दृष्टि वापस नहीं लाता था और इसमें संक्रमण या दूसरी जटिलताओं का खतरा भी रहता था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी को बिल्कुल न दिखने से कुछ दिखना बेहतर था। और हाँ, कुछ आधुनिक व्याख्याकार ये भी मानते हैं कि सुश्रुत ने शायद एक बहुत ही शुरुआती किस्म की ECCE यानी लेंस को आंख से बाहर निकालने की तकनीक का भी संकेत दिया है। लेंस निकालने का भी? कैसे? वर्णन कुछ ऐसा है कि आंख के बाहरी कोने के पास एक चीरा लगाकर लेंस को थोड़ा खुरचकर फिर मरीज को नाक बंद करके जोर से सांस छोड़ने को कहा जाता था, जिसे आज हम वाल्सावा मैनूवर कहते हैं, ताकि दबाव से लेंस का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाए। हालांकि ये व्याख्याएं थोड़ी जटिल हैं और आधुनिक ECCE से ये बहुत अलग है, पर यह जरूर दिखाता है कि उन्हें आंख के अंदरूनी बनावट, जैसे कि पार्स प्लाना क्षेत्र कहाँ है, इसका कितना गहरा ज्ञान था। ये अपने आप में असाधारण है। बाकी नाक और आंख के अलावा और किस किस तरह की सर्जरी का जिक्र मिलता है? आपने शुरू में कहा था 300 से ज्यादा प्रक्रियाएं, कुछ और उदाहरण देंगे? जहाँ बहुत तरह की कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे मूत्राशय से पथरी निकालना जिसे लिथोटॉमी कहते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चे के जन्म के लिए पेट का ऑपरेशन करना, जो शायद आज के सिजेरियन सेक्शन जैसा कुछ रहा होगा, टूटी हड्डियों फ्रैक्चर को जोड़ना और उतरे हुए जोड़ों डिसलोकेशन को वापस उनकी जगह पर बिठाना, शरीर में घुसी बाहरी चीज़ों जैसे तीर या भाले का हिस्सा उनको निकालना, भगंदर, फिस्टुला और बवासीर हेमोरॉइड्स का इलाज, टॉन्सिल निकालना, हर्निया की मरम्मत और प्रसूति से जुड़ी कई प्रक्रियाएं, ऑब्स्टेट्रिक्स। उन्होंने सर्जरी को 8 मुख्य श्रेणियों में भी बांटा था। ये भी बड़ा दिलचस्प है, जैसे छेद्य यानी एक्सिजन काटना, लेख्य स्कारिफिकेशन खुरचना, वेद्य पंक्चरिंग छेदना, ऐश्य प्रोबिंग जांचना, आहार्य एक्सट्रैक्शन निकालना, विस्राव्य ड्रेनेज बहाना और सिव्य सूचरिंग टांके लगाना। यह वर्गीकरण ही उनके कितने व्यवस्थित अप्रोच को दिखाता है ना? बिल्कुल। क्या मुंह और जबड़े से जुड़ी समस्याओं का भी इलाज था, जिसे आज हम ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कहते हैं? इस बारे में कुछ मिलता है? हाँ, इसका भी काफी विस्तृत वर्णन है, जैसे दांत निकालना, एक्सट्रैक्शन, जिसमें टेढ़े मेढ़े या फंसे हुए तीसरे दाढ़ यानी इम्पैक्टेड थर्ड मोलर, जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, उसको भी मसूड़े में चीरा लगाकर निकालने की विधि बताई गई है। अरे वाह, अक्ल दाढ़ का ऑपरेशन भी? जी, टूटे हुए दांतों की जड़ों को निकालना बहुत जरूरी बताया गया, क्योंकि उनका मानना था कि इन्हें न निकालने से हड्डी में संक्रमण हो सकता है, जो कि सही भी है। मसूड़ों की असामान्य वृद्धि, जिसे इप्यूलिस कहते हैं, उसको काटना। इतना ही नहीं, टूटे हुए जबड़े मतलब मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स के इलाज का भी तरीका बताया है। हाथ से हड्डी को सही जगह पर बिठाना, मैनिपुलेशन, प्रभावित हिस्से पर सेंक देना, हीट एप्लीकेशन, खास तरह की पट्टियां बांधना और स्थिरता के लिए बांस की पतली खपच्चियों बैम्बू स्प्लिंट्स का इस्तेमाल करना। बांस की खपच्चियां? इंजीनियस।
बिल्कुल। और ढीले दांतों या टूटे जबड़े को स्थिर करने के लिए धातु के तारों का उपयोग करने का भी जिक्र है। सोचिए, नाक की हड्डी टूटने पर उसे एक रॉड जैसे उपकरण से उठाना, सीधा करना, अंदर ट्यूब डालना ताकि वो बैसे ना जाए, और फिर पट्टी बांधना। और तो और जबड़े का जोड़ टीएमजे, टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट, अगर अपनी जगह से हट जाए, डिसलोकेशन, तो उसे ठीक करने का तरीका भी बताया गया है। और ये वर्णन हिप्पोक्रेट्स के वर्णन से भी पहले का माना जाता है। ये तो अद्भुत है। इतनी सारी और इतनी जटिल सर्जरी करने के लिए खास उपकरणों की भी जरूरत पड़ती होगी। कैसे औजार थे सुश्रुत के पास? इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, बिना सही औजारों के ये सब संभव नहीं था। सुश्रुत संहिता में 121, जी हाँ, 121 अलग-अलग तरह के सर्जिकल उपकरणों का वर्णन मिलता है। 121, दैट्स अ लॉट। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई उपकरणों के आकार जानवरों और पक्षियों के मुंह या पंजों से प्रेरित थे, और उनके नाम भी वैसे ही रखे गए थे। जैसे ऐसा संदंश, जिसे क्रोकोडाइल फोर्सेप्स कह सकते हैं, या बांस की चोंच जैसा संदंश, हॉक्स बिल फोर्सेप्स। शायद ये डिजाइन बेहतर पकड़ और कार्यक्षमता के लिए सोचे गए होंगे। पकड़ने या काटने में आसानी होती होगी। इन उपकरणों को कैसे वर्गीकृत किया गया था, कैटेगरीज, और ये किस चीज से बनते थे, मटेरियल क्या था? मुख्य रूप से 2 श्रेणियां थी। शस्त्र यानी तेज धार वाले उपकरण जैसे कि चाकू, स्कैल्पल्स, कैंची, सिजर्स और लैंसेट्स। और दूसरी श्रेणी थी यंत्र यानी बिना धार वाले या भोता उपकरण जैसे कि जांच करने वाली सलाई, प्रोब्स, गहराई नापने वाले यंत्र, साउंड्स, और पिचकारी, सिरिंजेस। इनके अलावा सहायक उपकरण भी थे जैसे कि संदंश, फोर्सेप्स जो पकड़ने के काम आते थे, ट्रोकार्स जो छेद करने और तरल निकालने के काम आते थे, कैथीटर्स जो नलियों में डाले जाते थे, स्पेक्युलम्स जो शरीर के छेदों को खोलकर देखने के काम आते थे, और सुइयां, नीडल्स, सीधी, घुमावदार और तिकोनी नोक वाली भी। अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की सुइयां। मटेरियल की बात करें तो इन उपकरणों को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का इस्तेमाल करने पर जोर था। उन्हें सही आकार देने, उनकी धार तेज रखने, उनका रखरखाव करने और उन्हें संक्रमण रहित करने के बारे में बहुत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण रहित कैसे करते थे? स्टेरिलाइजेशन। हाँ, जैसे कास्टिक सोडा और क्षार से उबालकर या गर्म करके। दांत निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के संदंश का उल्लेख है, दंतशंका। कुछ ऐसे उपकरणों का भी वर्णन है जो शायद शरीर के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे आजकल के एंडोस्कोप और स्पेक्यूलम होते हैं। ये संभवतः दुनिया में इस तरह के उपकरणों का पहला वर्णन था। जाहिर सी बात है, इतनी उन्नत सर्जरी करने के लिए शरीर की रचना का ज्ञान यानी एनाटॉमी तो बहुत जरूरी रहा होगा। सुश्रुत ने इस पर कितना जोर दिया? बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एक सर्जन जिसे शरीर रचना का गहरा ज्ञान नहीं है, वो युद्ध के मैदान में उतरे एक ऐसे योद्धा की तरह है जो दुश्मन को नहीं जानता। वो लक्ष्यहीन है। उन्होंने कहा कि शरीर को समझे बिना सर्जरी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शव विच्छेदन यानी कडावर डिसेक्शन की वकालत की। शव विच्छेदन, कैडावर डाइसेक्शन। लेकिन ये तो कई प्राचीन संस्कृतियों में वर्जित माना जाता था। सुश्रुत ने इसका क्या तरीका बताया? ये तो बड़ा रेडिकल रहा होगा उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल रेडिकल था, और उनका तरीका बहुत ही अनूठा और व्यवहारिक था, जो शायद उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। उन्होंने सीधे काटने चीरने की बात नहीं की। तो फिर कैसे? निर्देश ये था कि ऐसा शव चुना जाए जिसकी मृत्यु किसी जहर से या लंबी गंभीर बीमारी से ना हुई हो, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा ना हो, 100 वर्ष से कम बताई गई है, और जिसके शरीर के सभी अंग मौजूद हों। फिर उस शव को कुश घास या सन जैसी चीजों में अच्छी तरह लपेटकर एक पिंजरे में बंद करके किसी धीमी बहती हुई नदी या धारा में 7 दिनों तक डुबोकर रखा जाता था। पानी में 7 दिनों तक? क्यों? ताकि शरीर पानी सोखकर नरम पड़ जाए और सड़न की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाए। इससे डाइसेक्शन आसान हो जाता था, बिना ज्यादा काटे। 7 दिनों के बाद शव को पानी से निकालकर पेड़ की छाल, बांस के रेशों या बालों से बने ब्रश जैसी चीज से धीरे धीरे रगड़कर त्वचा और मांस की परतों को हटाया जाता था।
परत दर परत। अच्छा, मतलब बिना छुरी के रगड़कर। हाँ, धीरे धीरे रगड़कर इससे नीचे की संरचनाएं जैसे मांसपेशियां, नसें, हड्डियां, जोड़ आदि एक एक करके दिखने लगती थी और उनका अध्ययन किया जा सकता था। ये एक तरह से बिना काटे परत दर परत विच्छेदन था। है ना अनोखा तरीका? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अनोखा। तो इस तरीके से उन्हें शरीर रचना के बारे में क्या-क्या पता चल पाया था? कितना ज्ञान था उन्हें एनाटॉमी का? काफी विस्तृत ज्ञान था। उन्होंने त्वचा की 7 परतें बताई, हड्डियों की गिनती उन्होंने 300 बताई, जिसमें दांत और कार्टिलेज यानी नरम हड्डियां भी शामिल थीं। 300? आजकल तो हम 206 मानते हैं। हाँ, ये संख्या आयुर्वेद के ही दूसरे स्कूल जैसे चरक संहिता, जिसमें शायद 360 बताई गई हैं, से अलग है। ये दिखाता है कि उस समय भी अलग-अलग मत मौजूद थे और ये ज्ञान अवलोकन पर आधारित था, न कि सिर्फ परंपरा पर। उन्होंने शरीर में 107 मर्म स्थान बताए। ये ऐसे वाइटल पॉइंट्स थे जहां चोट लगने पर गंभीर परिणाम हो सकते थे या मृत्यु भी हो सकती थी। आज भी मार्शल आर्ट्स वगैरह में इनका जिक्र आता है। सैकड़ों लिगामेंट्स, जोड़ों को बांधने वाले रेशे, मांसपेशियां और लगभग 70 प्रमुख रक्तवाहिकाएं, सिरा और नलिकाएं धमनी का वर्णन किया। हालांकि इनका आज के आर्टरीज, वेन्स और नर्व से सीधा मिलान करना थोड़ा जटिल है, पर उन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम का अंदाजा जरूर था। विभिन्न अंगों और उनके कार्यों को समझाया और यहाँ तक कि भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, यानी माँ के गर्भ में बच्चे का महीने दर महीने कैसे विकास होता है, इसका भी वर्णन किया। त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद का आधार है, और शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त धातु और रस धातु, लिम्फ जैसा कुछ के परिसंचरण के बारे में भी अपनी समझ बताई। वाकई ये ज्ञान स्टुपेंडस है। अब सवाल उठता है कि इतना सब सीखने और करने के लिए प्रशिक्षण कैसा होता होगा? हाउ वर सर्जन्स ट्रेन्ड बैक देन? ट्रेनिंग कैसी थी? हाँ, ये भी सुश्रुत संहिता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सुश्रुत ने सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए बहुत ही व्यवस्थित और कठोर मानक स्थापित किए थे। ये नहीं कि कोई भी उठकर सर्जरी करने लगे। माना जाता था कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए कम से कम 6 साल की गहन पढ़ाई और अभ्यास जरूरी है। पहले सिद्धांत यानी थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर व्यावहारिक प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता था। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो कैसे दी जाती थी? क्या सीधे मरीजों पर अभ्यास करते थे? ये तो खतरनाक हो सकता है। नहीं, यहीं पर सुश्रुत की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने एक तरह से मॉक सर्जरी या आप कह लीजिए सिमुलेशन ट्रेनिंग का सिद्धांत दिया था, जो आज भी मेडिकल शिक्षा का आधार है। ये कमाल की बात है। सिमुलेशन कैसे? उनके निर्देश थे कि चीरा लगाने इंसिजन का अभ्यास करने के लिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करो, जैसे तरबूज, खकड़ी, लौकी, इन पर चीरा लगाकर देखो। छेद करने का अभ्यास चमड़े से बने थैलों या पानी से भरे जानवरों के मूत्राशय पर करो। किसी नली में सलाई डालकर जांचने का अभ्यास कीलों द्वारा खाई हुई लकड़ी या बांस के खोखले हिस्सों पर करो। टांके लगाने का अभ्यास मोटे कपड़े के टुकड़े या जानवरों की खाल पर करो और दांत निकालने का अभ्यास मृत जानवरों के जबड़ों पर करो। है ना, बिल्कुल मॉडर्न सिमुलेशन जैसा। इसके साथ ही छात्रों को अनुभवी सर्जनों के काम को ध्यान से देखना होता था, ऑब्जर्वेशन, और फिर उनकी देखरेख में धीरे धीरे सरल से जटिल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना होता था, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। ये पूरी प्रक्रिया आज की सर्जिकल रेजिडेंसी ट्रेनिंग से काफी मिलती जुलती है। बिल्कुल, ये तो कमाल का ट्रेनिंग मॉड्यूल था। मतलब सेफ्टी का भी ध्यान था। और नैतिकता का क्या? एथिक्स? क्या कोई शपथ या कोड ऑफ कंडक्ट भी था? हाँ, बिल्कुल था। और ये आज की चिकित्सा नैतिकता, मेडिकल एथिक्स के सिद्धांतों से बहुत मेल खाता है। आप जानकर हैरान होंगे, छात्रों को बाकायदा एक शपथ दिलाई जाती थी जब वे अपना प्रशिक्षण शुरू करते थे। शपथ? कैसी शपथ? इस शपथ में वचन लिया जाता था कि वे रोगी के कल्याण को हमेशा सबसे ऊपर रखेंगे, रोगी की बातों को गोपनीय रखेंगे, जीवन भर सीखते रहेंगे क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, अपनी सीमाओं को जानेंगे, मतलब जो नहीं आता उसे करने की कोशिश नहीं करेंगे, और बिना किसी भेदभाव के, चाहे रोगी अमीर हो या गरीब, पुण्यात्मा हो या पापी, सभी का समान रूप से इलाज करेंगे। इतना ही नहीं, एक आदर्श सर्जन के गुण भी बताए गए थे। क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे सर्जन में? उसमें साहस होना चाहिए, हाथ स्थिर होने चाहिए, बुद्धि तेज होनी चाहिए, उसके औजार अच्छे और तेज धार वाले होने चाहिए, उसमें आत्मविश्वास और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
उसे रोगी को अपने पुत्र या सगे संबंधी की तरह समझना चाहिए और उसी तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। ये सहानुभूति, एम्पैथी पर बहुत जोर देता है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। मतलब सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर पर भी जोर था। सर्जरी के अलावा सुश्रुत संहिता में और कौन सी खास बातें हैं जो उल्लेखनीय है? अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस, कई और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे संज्ञाहरण, एनेस्थेसिया, दर्द कम करने के लिए सर्जरी के दौरान ज्यादा मात्रा में शराब पिलाने और भांग, कैनबिस इंडिका, जिसे इंडियन हेम्प भी कहते हैं, कि धुएं को सुंघाने का जिक्र मिलता है। ये पूरी तरह बेहोश करने वाली आधुनिक एनेस्थेसिया तो नहीं थी, लेकिन हाँ, दर्द की अनुभूति को कम करने का एक तरीका जरूर था। अच्छा, मतलब पेन मैनेजमेंट का तरीका था। हाँ, फिर टांके लगाना? सोचरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री बहुत विविध थी। पौधों के रेशे जैसे अश्मिंतक पेड़ की छाल से निकले रेशे, जानवरों के स्नायु, घोड़े के बाल, सन के धागे, और सबसे अनोखा तरीका था बड़ी चींटियों के सिर का इस्तेमाल। क्या? चींटियों के सिर? सीरियसली? वो कैसे? जी हाँ, कुछ खास तरह की बड़ी चींटियां होती हैं जिनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। उनसे घाव के दोनों किनारों को कटवाया जाता था। जैसे ही वो काटती, उनके धड़ को हटा दिया जाता था। चींटी के मजबूत जबड़े क्लिप की तरह बंद रहते थे और घाव के किनारों को पकड़ कर रखते थे। ये तो अविश्वसनीय है। नेचुरल सर्जिकल क्लिप्स, है ना? टांके लगाने के अलग अलग तकनीकें भी बताई गई थी। घुमावदार, बाइंडिंग, फंदा, स्लिंग, निरंतर, कंटिन्यूअस, बाधित, इंटरप्टेड, सुइयों के प्रकार भी बताए गए थे। ये सलाह भी दी गई थी कि टांके न तो बहुत पास पास लगाएं, न बहुत दूर दूर, ताकि घाव पर ज्यादा खिंचाव न पड़े। खून बहने से रोकने के लिए नसों को बांधने, यानी लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का भी स्पष्ट उल्लेख। और स्वच्छता, हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में कुछ था? बिल्कुल। सुश्रुत ने ऑपरेशन वाली जगह को साफ रखने और उसे धूनी देने, फ्यूमिगेशन के निर्देश दिए थे। बिल्कुल। इसके लिए सरसों, घी, नमक जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था, जिनमें शायद कुछ एंटीसेप्टिक गुण रहे हों। उपकरणों को इस्तेमाल से पहले उबलते पानी से धोने और औषधीय पौधों के धुएं से कीटाणु रहित स्टेरलाइज करने को कहा गया था। सर्जन को खुद भी तैयारी करनी होती थी, जैसे दाढ़ी मूछ बनाना, नाखून काटना, नहाना और साफ सफेद कपड़े पहनना। घाव की देखभाल के लिए 60 तरह की प्रक्रियाएं, उपकर्मा बताई गई थी। घाव के सही तरह से भरने के लक्षण भी बताए गए थे, जैसे उसमें सूजन न हो, मवाद न हो, दर्द न हो और त्वचा का रंग सामान्य हो जाए। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था। ये तो कमाल है। और सामान्य चिकित्सा, मतलब जनरल मेडिसिन और प्रिवेंशन। हाँ, सुश्रुत सिर्फ सर्जन नहीं थे, वो एक पूर्ण चिकित्सक थे। उन्होंने बीमारियों की रोकथाम पर बहुत जोर दिया, नियमित व्यायाम और स्वच्छता के महत्व को बताया, सही खानपान और जीवन शैली, आहार विहार जिसमें दिनचर्या, डेली रूटीन और ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन शामिल है, उस पर विस्तार से लिखा। सैकड़ों जड़ी बूटियों के गुण और उपयोग बताए, रोगों के निदान के तरीके बताए। विश्व विज्ञान पर तो एक पूरा खंड ही समर्पित है। रोगी की देखभाल, नर्सिंग केयर के बारे में भी निर्देश दिए हैं और विभिन्न आम और गंभीर रोगों का इलाज भी बताया, जैसे बुखार, दस्त, हृदय रोग जिसे हृदशूल यानी हृदय में दर्द कहा गया, पीलिया, मधुमेह, डायबिटीज जिसे मधुमेह ही कहा गया, जिसका मतलब है पेशाब में मिठास आना। ये ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है। मोटापा, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के लक्षण, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स आदि अनेक रोगों का वर्णन और उपचार है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब बातों का सार क्या निकलता है? सुश्रुत का प्रभाव कहाँ तक फैला? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी क्या है? सुश्रुत का ज्ञान सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधा नहीं रहा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 8वीं सदी में बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के समय में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। अरबी में अनुवाद? 8वीं सदी में। जी हाँ। इसे किताब शाह शुन अल हिंदी या किताबे सुसरुत के नाम से जाना गया। इसके बाद अल रजी और इब्न सीना, एविसेना जैसे महान फारसी विद्वानों ने अपने चिकित्सा ग्रंथों में इसका संदर्भ दिया। तो ये ज्ञान अरब जगत में फैला,
फिर वहां से ये मध्य एशिया से होते हुए कंबोडिया और तिब्बत तक भी पहुंचा, जहां सुश्रुत को आज भी एक महान चिकित्सा आचार्य माना जाता है। और यूरोप पे इसका क्या असर हुआ? आपने राइनोप्लास्टी का जिक्र किया था। हाँ, राइनोप्लास्टी का तो सीधा असर पड़ा जब ब्रिटिश सर्जनों ने 18वीं-19वीं सदी में इसे भारत में देखा और सीखा। इसी से यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का विकास प्रेरित हुआ। ये एक स्थापित तथ्य है। पुनर्जागरण काल के इटली में भी कुछ प्रभाव होने की अटकलें लगाई जाती हैं, जैसे सिसिली के ब्रांका परिवार या बुलोनिया के गैस्पेरो टाग्लियाकोजी द्वारा नाक पुनर्निर्माण की तकनीकें। लेकिन सुश्रुत संहिता से उनका सीधा संबंध स्थापित करना थोड़ा मुश्किल है और ये ज्यादातर विवादित माना जाता है, पर संभावना तो है। आज उन्हें किस रूप में याद किया जाता है? उनकी पहचान क्या है? आज सुश्रुत को विश्व स्तर पर प्लास्टिक सर्जरी का जनक, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, और भारत में शल्य चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ सर्जरी, माना जाता है। उनका नाम चिकित्सा इतिहास के महानतम नामों जैसे हिपोक्रेट्स और गैलेन के साथ लिया जाता है। दुनिया भर में कई चिकित्सा संस्थान उनके नाम पर है, उनके नाम पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उनकी एक मूर्ति भी स्थापित है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया में? वाओ। जी, हालांकि उनके अध्ययन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे उनके जीवन काल का एकदम सटीक निर्धारण करना अभी भी मुश्किल है। आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत की आधुनिक वैज्ञानिक समझ से तुलना करना हमेशा सीधा नहीं होता। प्राचीन सर्जरी की अपनी सीमाएं थीं, जैसे संक्रमण पर पूरा नियंत्रण और दर्द निवारण की सीमाएं उन्हें समझना जरूरी है। और समय के साथ ग्रंथ के बदलते संस्करणों और उनकी अलग-अलग व्याख्याओं को समझना भी एक चुनौती है। पश्चिमी दुनिया में उनकी पहचान थोड़ी देर से बनी, शायद संस्कृत भाषा की जटिलता और ज्ञान को कुछ हद तक गोपनीय रखने की पारंपरिक भारतीय प्रवृत्ति के कारण। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका काम, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। रेलेवेंस आज भी है। बिल्कुल। उनकी कई सर्जिकल तकनीकें, जैसे राइनोप्लास्टी का सिद्धांत, आज भी इस्तेमाल होती हैं, भले ही उनमें बहुत सुधार हो गया हो। उनके द्वारा बताए गए प्रशिक्षण के तरीके, जैसे सिमुलेशन पर अभ्यास, आज भी मेडिकल शिक्षा की नींव है। उनके द्वारा स्थापित नैतिकता के सिद्धांत आज भी हर डॉक्टर के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। और आयुर्वेद के माध्यम से उनका जो समग्र स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है, होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें बीमारी की रोकथाम, जीवन शैली का महत्व और मन शरीर के संबंध पर जोर है, वो आज भी जीवित है। और आधुनिक चिकित्सा भी अब इन बातों के महत्व को फिर से समझ रही है। भारत के लिए तो वे निश्चित रूप से प्राचीन वैज्ञानिक और चिकित्सा उत्कृष्टता के एक महान प्रतीक हैं। तो जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न, एक प्रोवोकेटिव थॉट श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए अगर सुश्रुत का ये विस्तृत सर्जिकल और चिकित्सकीय ज्ञान सदियों तक गुमनाम रहने या सिर्फ सीमित क्षेत्र में रहने के बजाय बहुत पहले, मान लीजिए रोमन साम्राज्य के समय या मध्ययुगीन यूरोप की चिकित्सा परंपराओं में पूरी तरह से समाहित हो गया होता, इंटीग्रेट हो गया होता, तो आज आधुनिक सर्जरी और चिकित्सा का स्वरूप कैसा होता? क्या हम कुछ बीमारियों का इलाज आज से भी बेहतर कर पाते? या फिर सुश्रुत के समग्र दृष्टिकोण, जिसमें मन शरीर का संबंध, नैतिक आचरण और बीमारी की रोकथाम पर इतना जोर था, उसके कौन से पहलू आज की इस अति विशेषीकृत सुपर स्पेशलाइज्ड चिकित्सा की दुनिया में फिर से महत्वपूर्ण हो रहे हैं, जिन्हें हम शायद बीच में कहीं भूल गए थे? इस पर जरूर सोचिएगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।